Hello everyone. So here we are with one more amazing one shot of chapter statistics. Okay? So hello to all and welcome to the amazing platform of PW. I'm Monica Ambule, your maths mentor, और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारा चैप्टर statistics in just one go, one shot. Okay, so let's see हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. So the topics that we will cover are subdivided bar diagram, group and ungroup frequency distribution, percentage bar diagram, cumulative frequency, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, मीन, मीडियन, मोड. अब ये जो सारे टॉपिक्स है ये सुने सुने से लग रहे हैं क्या? सुने सुने से लग रहे हैं क्या? नहीं? हाँ, चलो देखते. हम एक एक करके हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में बेसिक्स के साथ कवर अप करेंगे बेटा. काफी अच्छा मजेदार सा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स. पूरा का पूरा हमें डाटा के साथ खेलना है. डाटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम. अब ये क्या होती है सब डिवाइडेड बार डायग्राम? अब हमने बार डायग्राम तो पढ़ी है मैम, राइट? हमें पता है बार डायग्राम के बारे में कुछ इस तरीके से होती है. अलग अलग डाटा को ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बार्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. ये हमने पढ़ा है, देखा भी है, ज्योग्राफी में देखा है, साइंस में देखा है, राइट? बट सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या? तो बेसिकली अगर आपको एक ही चीज से रिलेटेड दो वैरायटी ऑफ डाटा दिया गया है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल सिंपली अगर मैं बोलूं तो लेट्स से प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है? क्रॉप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. एक पर्टिकुलर स्टेट के महाराष्ट्र में कुछ क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं. तो जो क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं बेटा वो दो कैटेगरीज में ग्रो हो रहे हैं. एक वीट हो रहा है, एक ज्वार हो रहा है, ठीक है? एक वीट हो रहा है, एक ज्वार हो रहा है. तो अगर मैं वीट और ज्वार की बात करूं तो जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है अलग अलग पर्सन या स्टेट, चलो स्टेट में ही बोल लेते हैं कि एक स्टेट है ए, दूसरी स्टेट है बी, तीसरी स्टेट है सी. ऐसे तीन स्टेट का हमें क्रॉप प्रोडक्शन दिया हुआ है कि उस स्टेट में वीट कितना ग्रो हो रहा है और ज्वार कितना ग्रो हो रहा है. ओके, तो लेट्स से वीट है हमारा फॉर एग्जांपल 10, 20, इसको हम ले लेते हैं 15 और ये भी हो जाएगा 15. दिस वन इज 30 फॉर एग्जाम्पल एंड दिस इज योर 5. ऐसे हमें एक ही चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है विच इज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इन स्टेट, बट देर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. अब मुझे इस डाटा को दो अलग अलग ग्राफ में रिप्रेजेंट ना करते हुए एक ही इसमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? दो अलग अलग जगह ना रिप्रेजेंट करते हुए एक ही बार डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है. तो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए? तो हम क्या करेंगे बेटा, हमें जो तीन स्टेट्स दी है उनको यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे ए बी सी. और बार डायग्राम तो हमें ड्रॉ करनी आती ही है, करेक्ट? बार डायग्राम हमें ड्रॉ करनी आती है. तो अब बार ड्रॉ करते टाइम यहाँ देखो फ्रीक्वेंसीज कितनी दी हुई है हमें. एक का 10 है, दूसरे का 20 है, एक का 15 है, दूसरे का 15 है, एक का 30 है, एक का 5 है. तो हम निकाल लेंगे टोटल. पहले तो टोटल कितना है? ये है 30, ये भी है 30 और ये है बेटा 35. ऐसे हमारे पास टोटल है, ठीक है? तो अब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे. लेट्स से 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35, ठीक है? ऐसे हमारा ये रिप्रेजेंटेशन हो गया. जो टोटल है वो आपको निकाल के रिप्रेजेंट करना होता है ना. पहले के लिए टोटल 30, तो ए के लिए हम 30 वाला बार ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. ए के लिए हम ड्रॉ करेंगे 30 वाला. दिस इज फॉर ए. ठीक है, ये हो गया ए के लिए. देन बी के लिए कितना है बेटा? बी के लिए भी फिर से 30 है, तो वापस एक ड्रॉ करेंगे 30 वाला. ये है बी के लिए.
उसके बाद सी के लिए कितना है बेटा 35, तो नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे 35 वाला सी के लिए। ओके, दिस इज फॉर 35, दैट इज सी। तो अब हमने ए बी सी और तीनों के लिए बार्स ड्रॉ करी, बट हमें इसमें वीट और जार दोनों कैटेगरीज रिप्रेजेंट करनी है। तो इस 30 में से 10 जो है वो वीट है, यानी इस 10 के ऊपर लाइन ड्रॉ कर लो, ये हो गया हमारा वीट। और जो बचा हुआ पोर्शन है बेटा, दैट बचा हुआ पोर्शन इज ज्वार। सिमिलरली बी में आ जाओ, 15 is for wheat and the remaining 15 is for ज्वार। उसके बाद 30, 35, राइट, तो 30 पे आ जाओ, ये 30 is for wheat and 5 is for ज्वार। अब ऐसा वाला फिगर तो आपने देखा है ना, ज्योग्राफी में देखा है, करेक्ट। तो ये जो हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड वे में लिखते हैं ना बेटा, जहाँ पे दिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंट्स वीट एंड दिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंट्स ज्वार, तो इसको हम बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। जब हम डाटा को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, एक ही डायग्राम में डाटा को डिवाइड कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ओके, देखी देखी सी लगी, अब जानी पहचानी सी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, देयर इज अ सिंपल क्वेश्चन कि यहाँ पे हमें प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, देखो सेम ही चीज दी हुई है, जो हमने कंसीडर करी थी वही एग्जैक्ट सेम चीज दी हुई है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट और प्रोडक्शन ऑफ ज्वार, लेकिन किस में दिया है बेटा, ईयर्स में। 2010 में कितना हुआ था, 2011 में कितना हुआ, 2012 में कितना हुआ, और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है यूजिंग सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो वी नो क्या करना है, एक्स एक्सिस पे ईयर्स रिप्रेजेंट करो, वाई एक्सिस पे डाटा रिप्रेजेंट करो। तो डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टोटल रिक्वायर्ड रहेगा। टोटल कितना है बेटा, 30 + 10 40, 35 + 15 दैट इज 50 एंड 48 + 12 60। ओके, नाउ यहाँ पे ले लो सारे नंबर्स 10 के फॉर्मेट में है ना, तो 40 50 60 10 में है, तो 10 का ही ले लेंगे डिस्टेंस हम। 10 20 30 40 50 एंड 60। ओके, हमारा ईयर कौन सा दिया है बेटा, 2010 2011 एंड 2012। ठीक है, 3 साल के लिए हमें व्हीट और ज्वार का प्रोडक्शन दिया हुआ है, और इसे हमें सब डिवाइडेड बार डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, 2010 पहले टोटल देख लो, 2010 का टोटल कितना है 40, ठीक है, तो ये ले लिए हमने 40, और इस 40 के अंदर जो व्हीट है वो 30 है, 40 के अंदर जो व्हीट है वो 30 है, तो ये आ गया व्हीट का प्रोडक्शन, और बचा हुआ 10 आ गया ज्वार का प्रोडक्शन। ठीक है, देन 2011 में टोटल है बेटा 50, 2011 में टोटल है 50 और व्हीट है 35। ठीक है, व्हीट कितना है 35 है, ये आ गया 35, और बचा हुआ 15 जो है वो ज्वार का प्रोडक्शन है। 2012 में टोटल है 60, 2012 में टोटल कितना है 60 है, और इस 60 में से 48 इज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, 48 इज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो यहाँ पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया बेटा, इस वाले फिगर से व्हीट को रिप्रेजेंट कर लिए, एंड नॉर्मल वाला जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ज्वार का। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज बार डायग्राम। अब ये परसेंटेज बार डायग्राम क्या होती है, ठीक है, तो परसेंटेज बार डायग्राम इज क्वाइट सिमिलर टू सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, परसेंटेज में डाटा निकालना है। फॉर एग्जाम्पल हम अभी वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मेरे पास व्हीट है, ज्वार है,
और ईयर मेंशन किया गया है, ठीक है। सेम एग्जांपल वी आर कंसीडरिंग 2010। 2010 के लिए कितना था बेटा? इट्स 30, 10 और टोटल इज 40, है ना, 30, 10। उसके बाद 2011 के लिए कितना था? 35 और 15 था। अब हमें ये डाटा परसेंटेज फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, तो परसेंटेज कैसे निकालें? परसेंटेज के लिए हमें रिक्वायर्ड रहेगा बेटा टोटल, ठीक है। परसेंटेज के लिए हमें क्या चाहिए? टोटल चाहिए। टोटल निकालने के बाद हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ व्हीट और फिर परसेंटेज ऑफ ज्वार, ठीक है। ये तीन चीजें एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। टोटल इज 40 एंड टोटल इज 50। अब परसेंटेज ऑफ व्हीट कैसे निकलेगा? ठीक है, परसेंटेज ऑफ व्हीट कैसे निकलेगा? लेट्स सी। जो हमारे पास टोटल है, हम किसके लिए निकाल रहे हैं? व्हीट के लिए। तो व्हीट के लिए क्वांटिटी इज 30, टोटल इज 40 इंटू 100, ठीक है। ये आ गया हमारा परसेंटेज ऑफ व्हीट। परसेंटेज कैसे निकालते हैं बेटा? मार्क्स के लिए हमने कैलकुलेट किया है, ऑब्टेन मार्क अपॉन टोटल मार्क इंटू 100, ऑब्टेन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100। ओके, सो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? ये 0 0 कैंसिल, 300 and divided by 4, so it's 8 7s are 28, बचा 2 5s are 75। ओके, 75%। उसके बाद नेक्स्ट इज फॉर ज्वार। तो ज्वार के लिए प्रोडक्शन कितना है बेटा? 10, तो 10/40 इंटू 100, ठीक है। कितना आ जाएगा? 10/40 इंटू 100। तो फिर से ये 0 और 0 कैंसिल, ये आ गया 4 2s are 8 एंड 4 5s are 20, 25%। ओके, ज्वार के लिए कितना आ गया? 25%। अब सेकेंड भी वैसे ही निकाल लेते हैं। व्हीट के लिए कितना हो जाएगा? ये व्हीट के लिए इट्स 35/50 इंटू 100, ठीक है। ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल, सो 35/50 इंटू 100, सो ये हो गया 1s are 2s are एंड 70%। ओके, नाउ सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा बेटा इट्स 15/50 इंटू 100, so 1s are 2s are and the answer is 30%। अब यहाँ ध्यान से देखो, क्या इन दोनों को ऐड करने पे 100% मिल रहा है? क्या इन दोनों को ऐड करने पे 100% मिल रहा है? तो जब भी आप दोनों क्वांटिटीज के परसेंटेज निकालोगे बेटा, उनको ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 100% ही आनी चाहिए, ठीक है। वो हमेशा 100 ही आनी चाहिए। अब जब 100 आ गई तो इसके बाद आप ग्राफ कैसे निकालोगे? तो ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है वो तो ईयर ही रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। जो एक्स एक्सिस है वो तो ईयर ही रिप्रेजेंट करेगी, बट वाई एक्सिस विल रिप्रेजेंट द परसेंटेज। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज बार डायग्राम निकालनी है, तो वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगी? परसेंटेज रिप्रेजेंट करेगी। सेम परसेंटेज स्टार्ट्स फ्रॉम आपका 10%, 20%, 30%, देन 40, 50, 60, 70, 80, 90 और लास्ट आपको 100% तक जाना है, ठीक है। ये क्या है? आपके परसेंटेज। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वाई एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है बेटा ईयर, ठीक है। तो परसेंटेज बार डायग्राम में आपको वाई एक्सिस पे हमेशा 100% तक की वैल्यू ड्रॉ करनी है, और जो दोनों आप बार डायग्राम ड्रॉ करोगे वो कंप्लीट 100 तक ही जाएंगे, क्योंकि पहले ही बोली मैंने कि जितना भी आप करोगे इन सबका सम हमेशा 100 ही आना है। तो इसके लिए जब भी बार डायग्राम बनेंगे सारे सेम रहेंगे, ठीक है, सारे सेम रहेंगे जो कि 100 तक जाएंगे। ये हो गया 2010 के लिए और ये हो गया 2011 के लिए। उसके बाद इसमें से 75%, ठीक है, इस 100 में से 75% जो है, ये 75% रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा व्हीट के लिए, ठीक है, और बचा हुआ ज्वार के लिए। सिमिलरली सेकंड में
बचा हुआ 25%। सेकेंड में जो 70% है, this 70% are represented for wheat and remaining 30% are represented for ज्वार। ठीक है, यहाँ मेंशन कर दो कि ये जो पर्टिकुलर फिगर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है व्हीट और नॉर्मल वाला रिप्रेजेंट कर रहा है ज्वार। ओके, तो ऐसे आपको लिखना है और रिप्रेजेंट करना है फॉर सब डिवाइडेड बार डायग्राम एंड परसेंटेज बार डायग्राम। तो सब डिवाइडेड जैसा ही परसेंटेज है, बस उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। ओके, फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बसेस एंड ट्रक्स इन द नियरेस्ट लाख यूनिट्स, ड्रॉ दी परसेंटेज बार डायग्राम। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा, परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करनी है और अप्रोक्सीमेट परसेंटेज तक वैल्यू लेके जानी है। अगर डेसिमल में आ रहा है तो नियरेस्ट या अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ले लो, ऐसा बोला गया। तो पहले तो टोटल निकाल लेते हैं। टोटल कितना है, 47 प्लस 9 56, उसके बाद 56 प्लस 13 69, 60 प्लस 16 76 और 63 प्लस 18 81, राइट। ये हमें मिल गया बेटा टोटल। टोटल के बाद हम निकालेंगे परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ ट्रक्स और परसेंटेज ऑफ बस। ठीक है, तो ट्रक के लिए कितना होगा, ट्रक के लिए इट विल बी 47 अपॉन टोटल इज 56 इंटू 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4700 डिवाइडेड बाय 56, तो एट्जा अगर करे, 9 भी कर सकते हैं, 9 करके देखते हैं एक बार। 56 इंटू 9, तो 9 6 54, कैरी आ गया 5, 9 5 45, 45 प्लस 5 दैट इज 50। बड़ा नंबर हो जा रहा है, 9 तो नहीं जमेगा। 56 इंटू 7 करके देखते हैं। 7 6 42, 35 35 प्लस 4 39, ये फिट हो रहा है। और एक बार 8 से भी चेक कर लेते हैं, तो 8 और 4 44, सो 8 इज बेटर फिटिंग, है ना। 448 आ रहा है तो 8 बेटर हो जाएगा हमारा। 56 8 448 और ये 0 एज इट इज। 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 5 2, 220। सो 56 8 4 आ रहा है, मतलब 4 ले सकते हैं हम, 4 या 3 ठीक है। 6 4 24, कैरी आ गया 2, 5 4 20 प्लस 2 22, यानी 3 लेना पड़ेगा। ओके, सो 3 6 3 18 और 5 3 15 प्लस 1 16, so it is 2 and 12 minus 7 that is 5, yes। 12 में से आपके 7 चले गए, ये देन ये 52 बच रहा है, तो 0.0 लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, 1 भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 0 आ जाएगा यहाँ। 520 1 नहीं आ रहा है, 0 ही आएगा। तो 83 अराउंड समवेयर कुछ आ जाएगा यहाँ, 1 2 3 और 3 के अराउंड कुछ 3 या 4। सो 83% हम अप्रॉक्स ले सकते हैं। ओके बेटा, हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, 83% अप्रॉक्स ले सकते हैं पहले के लिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें लेंदी हो जाता है जब आपकी जो वैल्यूज है या जो परसेंटेज फॉर्मेट है वो कॉम्प्लेक्स आते हैं। ठीक है, ये जो टोटल वैल्यूज है या ये वैल्यूज अगर आपकी 0 या 5 का मल्टीपल नहीं होता तो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ओके, तो डरना नहीं है। देन नेक्स्ट बी के लिए निकाल रहे हैं 9/56 इंटू 100। 9/56 यानी 900 डिवाइडेड बाय 56। तो फिर से 9 कर लेते हैं,
अगर मैं 9 लेती हूँ तो ये हो गया हमारा, नहीं 56 1 ऐसे जाना पड़ेगा, हमें छोटा नंबर लेना पड़ेगा। ओके, तो 56 1 56 और ये आ गया 0 और 10 - 6 is 4 and 9 - 6 is 3, 340। और इसके बाद फिर 56 into 4, 4 then 2, 5 4 20, अच्छा ठीक है 24 आ रहा है, और 56 5 करेंगे तो 0 3, 5 5 25, 25 + 3 28, ये 280 ज़्यादा फिट हो रहा है ना, 5 280, 5 280 हमें मिल रहा है। और अगर 56 6 करेंगे तो 6 6 36, कैरी आ गया 3, 5 6 30 और ये 33, सो 6 336। ओके, 6 336 बच गए हमारे पास 4 और यहाँ से 0। 4 इज द आंसर। रिमाइंडर यानी यहाँ पे हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो 0 और फिर से 0, यानी समवेयर लाइक 8 के अराउंड कुछ आ जाएगा ना, 16.8। 16.8 मतलब अप्रोक्सीमेटली हम इसको 17% ले सकते हैं। ओके, अप्रोक्सीमेटली 17%। देखो तो ऐड करके 100 बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है ना। अगर हम इनको ऐड कर दे तो हमें 100 वैल्यू मिल जा रही है। ऐसे ही सेम आपको बाकियों के लिए भी कैलकुलेट करना है। बाकियों के लिए ये क्या हो जाएगा बेटा, 56 / 69 × 100, उसके बाद यहाँ पे 13/69 × 100, उसके बाद नेक्स्ट इज 60/76 × 100 और 16/76 × 100। तो सबके लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको अप्रॉक्स वैल्यू ही लेनी है, और फिर अप्रॉक्स वैल्यू लेने के बाद हमें हमारा बार डायग्राम एज इट इज ड्रॉ करना है, जहां से ये 10 से लेके तो 100% तक चला जाएगा। ठीक है, और फिर एज पर दी डाटा सभी जो बार्स आएंगे वो 100% तक जाएंगे, एंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 83, बचा हुआ 17 और फिर नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो आगे आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग हियर। ओके, यहाँ करेंगे काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा, सो यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट फर्दर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज ऑल्सो, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, और यहाँ पे हमें सब डिवाइडेड और परसेंटेज दोनों ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सब डिवाइडेड तो हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सब डिवाइडेड में क्या निकालना है, पहले टोटल निकाल लेना है। करेक्ट, पहले क्या निकालना है, टोटल। सो ये कितना हो गया, 24, 10 26, उसके बाद 30 एंड 39। ओके, ये आ गया बेटा टोटल। अब हमें अगर सब डिवाइडेड बार डायग्राम निकालनी है इसकी, तो सब डिवाइडेड के लिए क्या क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे ही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं सब डिवाइडेड। सब डिवाइडेड बार डायग्राम, डाटा क्या क्या है हमारे पास, 2000 से लेके 2001 और फिर 1 से 2 अप ऐसे करके हमें 4 तक जाना है। ओके, सो 2000 से लेके 2001, फिर 2001 से लेके 2002, देन 2002 से लेके 2003 और 2003 से लेके 2004 तक। ओके, और इधर जो टोटल वैल्यूज आई है वो कहाँ से आई है हमारी, 39 यानी 40, इन शॉर्ट 40 तक जा रही है। तो हम यहाँ पे 4 का ले लेते हैं, 4 का ले लेते हैं यहाँ पे, 4 8 12 16 20 24 28 36 और 40। अब ड्रॉ कर लो। पहला वाला जो आ रहा है, पहला वाला कितना है, 24। ठीक है, फर्स्ट कितना है बेटा, 24, तो 24 के लिए ड्रॉ कर लो। ये आ गया हमारा 24। 24 में से 14 इज द फर्स्ट पार्ट, राइट, 14 इज द फर्स्ट पार्ट, तो 14 यहाँ आ जाएगा हमारा, और रिमेनिंग
एज इट इज रह जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, नेक्स्ट इज 26, फिर 30 और 39 सारे ड्रॉ कर लेते हैं। 26 देन 30, अच्छा यहाँ मिस हो गया थोड़ा सा, ये 28 के बाद 32, फिर 36 और फिर 40 आ जाएगा। ओके 30 यहाँ आ गया, ये हो गया 30 और फिर लास्ट 39 हमारा 40 से जस्ट पहले आ जाएगा, ये हो गया 39 के लिए। ओके ना सेकंड के लिए क्या है, 15, 11, 15, 17, 20, ठीक है 15, 17 और 20, ये हो गई बेटा हमारी सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ये क्या हो गई हमारी सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब ऐसे ही हमें परसेंटेज बार डायग्राम भी निकालनी है, ठीक है। तो परसेंटेज बार डायग्राम के लिए क्या क्या है, दोनों के सेपरेट सेपरेट परसेंटेज निकालने पड़ेंगे। मैं एक के लिए कर दे रही हूँ, बाकी आप कर लेना। ओके बाकी आप कर सकते हो। सो फर्स्ट इज परसेंटेज ऑफ परमानेंट रोड्स, ओके, और परसेंटेज ऑफ टेम्पररी रोड्स, परसेंटेज ऑफ टेम्पररी रोड्स। तो परमानेंट के लिए कितना हो गया बेटा, 14/24 इंटू 100, 14/24 इंटू 100। तो ये 2 7 जा 2 12 जा 700 डिवाइडेड बाय 12, 5 जा 60, 8 जा 96, बचा 4। सो डेसिमल ले लेंगे और ये 43 जा 36 यानी 58। अप्रॉक्स जो परसेंटेज आ जाएंगे वो 58 आ गए, 58%। और ये हो गया बेटा हमारा 10/24 इंटू 100 यानी 5/12, तो 500/12। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, एक इजी तरीका आप लोगों को बताती हूँ। एक के लिए कैलकुलेट करो, दूसरे के लिए 100 में से माइनस कर दो। कैसे, देखो 100 माइनस 58 अगर करोगे आप तो ये हो गया 2 और 4, 42% आ जाएंगे बेटा। 8 2 10 और 5 5 10, 100% बन गए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते टाइम। इससे आपका कैलकुलेशन बचेगा और आंसर एग्जैक्ट रहेगा, ठीक है, आंसर करेक्ट रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ सेकेंड वाले में। सेकेंड में कितना हो जाएगा, 15/26 इंटू 100। तो 15/26 इंटू 100, 100 को पहले 26 से डिवाइड कर लेते हैं। 26 2 जा 53, 26 4 जा अराउंड आ जाएगा क्या, 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, 8 + 2 10, नहीं 3 जा लेना पड़ेगा, ठीक है। 6 3 जा 8 और 3 2 जा 6 और एक 7, 78, 0 2 एंड 2 और ये 10 - 8 22 वी आर गेटिंग, यानी यहीं पे डेसिमल आ जाएगा हमारा फिर तो, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग। और फिर इसको 0.0 ले लेंगे यहाँ पे और 22, फिर 26 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा, 9 के अराउंड है ना। 26 9 जा या 8 जा, सो 6 9 जा 54, 9 2 जा 18, 18 + 5 23, नहीं यानी 8 जा लेना पड़ेगा, ठीक है, 8 जा 3.8 के अराउंड आएगा। और इंटू 15 भी करना है, 3.8 इंटू 15, सो 8 5 जा यहाँ देखो 38 इंटू 5, सो 4, उसके बाद 5 3 जा 15 + 4 19, देन 0 और 8 1 जा 8, फिर 3, तो 0 एंड 9 + 8 17,
3 + 1 4 + 1 5 57%। ओके, अप्रॉक्स कितना आ रहा है बेटा ये हमारा 57%। तो जो रिमेनिंग आ जाएगा ये कितना आएगा हमारा 43%। ठीक है, रिमेनिंग इज 43%। तो ऐसा आप बाकी के लिए भी निकाल सकते हो इजीली। और फिर इस डाटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे यूजिंग परसेंटेज बार डायग्राम। तो परसेंटेज के लिए अगेन एक्स एक्सिस एज इट इज और वाई एक्सिस पे क्या आएगा 100 तक परसेंटेज। ठीक है, 10 20 ऐसा करते करते हमें कहाँ जाना पड़ेगा 100% तक जाना पड़ेगा। और आपके जो बार्स बनेंगे वो भी सारे के सारे 100% तक बनेंगे। ठीक है, चारों बार्स जो बनेंगे बेटा वो कहाँ तक बनेंगे 100% तक बनेंगे। पहला था 58। ओके, तो लेट्स से यहाँ 30 40 50 60। तो 58 बोले तो यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 57 बोले तो थोड़ा सा नीचे। इस तरीके से बाकी के डायग्राम्स बनेंगे आपके। ठीक है, इसको भी डैश डैश से ही ले लो। That's how we can calculate the further। तो परसेंटेज बार डायग्राम इज क्वाइट क्या बोलते हैं उसको कैलकुलेशन लेंदी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन या लेंदी कैलकुलेशन हो जाती है, बहुत संभल के ध्यान से करना पड़ेगा और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो उसके लिए एक ट्रिक मैंने बता दी कि सारे कैलकुलेट करने की जगह सिर्फ किसी एक के कैलकुलेट करो और बाकी 100 में से माइनस करके एज इट इज लिख दो। तो इससे थोड़ा कैलकुलेशन आपका बच जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स, जो हमारे चैप्टर का भी नाम है। तो ये स्टैटिस्टिक्स मतलब होता क्या है एक्चुअल में? तो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है, उस डाटा को अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है सिंपल फॉर्म में या स्टडी पर्पस के लिए। ठीक है, स्टडी पर्पस के लिए सबको अंडरस्टैंड हो सके इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उस रिप्रेजेंटेशन के लिए कैलकुलेशन के लिए जो टर्म यूज की जाती है दैट इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम डाटा को अरेंज करना सीखते हैं। सो देयर आर सेवरल वेज टू अरेंज द डाटा जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, बिकॉज देयर आर वेराइटी ऑफ डाटा, है ना, डाटा की बहुत सारी वेराइटी है हमारे पास। चलो देखते हैं क्या क्या है। सो डाटा कलेक्शन। ठीक है, अब डाटा की बात हो रही है तो कलेक्ट करते भी तो आना चाहिए। जब डाटा कलेक्ट किया जाएगा तब उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो डाटा कलेक्शन के हमारे पास दो तरीके हैं बेटा। ठीक है, पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। डाटा कलेक्शन की हमारे पास दो मेथड्स है, प्राइमरी मेथड एंड सेकेंडरी मेथड। अब ये प्राइमरी मेथड क्या है और सेकेंडरी मेथड क्या है? तो प्राइमरी मेथड ऐसी मेथड जिसमें हम डाटा खुद कलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक्चुअल वे ऑफ कलेक्टिंग डाटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला गया है कि हर एक क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एज फाइंड आउट करो। ठीक है, एज ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। तो प्राइमरी वे क्या है, हम हर एक क्लास में जाएंगे और हर एक स्टूडेंट से उनकी एज पूछ के उसको पेपर पे लिखेंगे। ठीक है, यानी हम खुद जाके डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, हम ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस में ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लिखी हुई होगी, उस लिखी हुई इंफॉर्मेशन को एज इट इज रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये हो गया सेकेंडरी। मतलब सेकेंडरी में हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी कहीं पे प्रेजेंट है उसी को यूज करेंगे। ठीक है, और प्राइमरी में खुद जाके वो डाटा कलेक्ट करेंगे। तो दीज आर दी टू मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है देखो। प्राइमरी इट रिक्वायर्स मोर टाइम। ऑब्वियसली हम खुद से जाके अगर एजेस पूछेंगे फिर उनको लिखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। और अगर ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो 10 मिनट में काम हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी अवेलेबल है तो 10 मिनट में काम हो जाएगा। यानी प्राइमरी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, सेकेंडरी बहुत कम समय में हो जाएगा। सेकेंड, इट इज अप टू डेट एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अब हम खुद जाके कलेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है
कि इंफॉर्मेशन एकदम सही रहेगी, अप टू डेट रहेगी, लेटेस्ट रहेगी, और इसके साथ साथ कैसी रहेगी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहेगी, करेक्ट। बट अगर हम डाटा कहीं और से उठा रहे हैं तो उसमें एरर होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि आप जब आज कलेक्ट करने जा रहे हो तो उनकी अभी वाली एज पता पड़ेगी, और क्या पता सेकेंडरी में पिछले साल वाला डाटा है तो वो तो करेक्ट एज नहीं है ना, वो तो 1 साल पुरानी एज है, राइट। तो उसमें एरर होने के चांसेस है। सो इट इज टेकन फ्रॉम ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा, इट इज नॉट नेसेसरीली अप टू डेट। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अप टू डेट रहे, और उसमें डिटेल्स भी कम रहेगी, ठीक है, उसमें डिटेल्स भी कम रहेगी। देन इट इज करेक्ट एंड रिलायबल, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, करेक्ट रहेगी। और ये लेस रिलायबल है, मतलब हम इस पे डायरेक्टली डिपेंड करेंगे ऐसा हर केस में या हर बार जरूरी नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ या गलती होने के चांसेस रहते हैं अगर हम रेडीली अवेलेबल डाटा यूज करते। तो ये जो है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आपके एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट के, जो इस पर्टिकुलर मेथड पे बेस्ड है। तो क्लासिफाई दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, हमें बताना है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है। इंफॉर्मेशन ऑफ अटेंडेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट कलेक्टेड बाय विजिटिंग एवरी क्लास इन अ स्कूल, हम खुद जाके हर एक क्लास में विजिट कर रहे हैं और अटेंडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया बेटा हमारा प्राइमरी, ओके, प्राइमरी डाटा। The information of height of students was gathered from school records and sent to the head office and it was urgently needed, ठीक है, अर्जेंट चाहिए था इसीलिए डायरेक्टली स्कूल रिकॉर्ड से उठा के दे दी, स्कूल रिकॉर्ड से उठा के दे दी, मतलब ये कौन सा हो गया हमारा सेकेंडरी डाटा, ये कौन सा हो गया बेटा सेकेंडरी डाटा। इन द विलेज ऑफ नानपुर the information collected from every house regarding students not attending the school, हर एक घर में जाके कलेक्ट की गई, मतलब फिर से प्राइमरी, ओके, हर एक घर में जाके कलेक्ट की गई मतलब फिर से प्राइमरी। फॉर साइंस प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रीज गैदर्ड बाय विजिटिंग फॉरेस्ट, जंगल में जाके प्लांट्स के बारे में पता किया गया, ठीक है, खुद हम जंगल में गए और इंफॉर्मेशन गैदर की, तो फिर से ये भी कौन सा हो गया बेटा, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी डाटा, ये भी कौन सा है हमारे पास प्राइमरी डाटा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन नाम से ही हमें पता चल रहा है ना, सेपरेट आउट करना और प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना। अब यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, और हर एक के सेपरेट सेपरेट लिखे गए हैं। तो ऐसे इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वे में अरेंज जब हम करेंगे जिससे वो सबको इजीली पता पड़े ताकि कंफ्यूजन ना हो, और डायरेक्टली अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा कि कितने स्टूडेंट्स को 10 मार्क्स से कम है, कितने स्टूडेंट्स को 6 मार्क्स है, अगर ऐसा पूछा गया तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता सके। और अगर हम ऐसे ही इसको रख देंगे तो फिर तो शाम हो जाएगी हमारी एक एक के बारे में बताते हुए, है ना, अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स है तो। इसीलिए हमेशा डाटा को क्लासीफाई करना मतलब प्रॉपरली अरेंज करना इज नेसेसरी। तो क्लासिफिकेशन कैसे होगा बेटा, यहाँ पे हमें हमारे पास 6 से लेके, ठीक है, 6 से लेके 20 तक के मार्क्स दिए हुए हैं। मिनिमम वैल्यू इज 6, मिनिमम मार्क्स इज 6 एंड हाईएस्ट मार्क्स इज 20। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 6 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, ये मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 6 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं 1 के बाद, और कहीं 6 दिख रहा है क्या, बस एक स्टूडेंट को है। देन 6 के बाद नेक्स्ट मार्क्स कितने हैं बेटा 7, तो 7 कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं देख लो, 1 2 एंड 2 स्टूडेंट्स को मिले हैं। उसके बाद 8 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं वो देखना है, 9 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं वो देखना है। तो ये जब हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो हमारा ऐसा
बिखरा हुआ डाटा था वो बिखरा हुआ डाटा एक सिंपलेस्ट फॉर्म में अरेंज हो गया। ओके, तो इसी को हम स्टैटिस्टिक्स में टैली मार्क्स के हेल्प से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये टैली मार्क्स क्या होती है, देखो 6 1 के लिए थे, 7 2 के लिए थे, 8 मार्क्स किसके लिए थे, चलो कैलकुलेट करते हैं 8 मार्क्स। ठीक है, तो 8 कहाँ दिख रहा है हमें, कहीं दिख रहा है क्या, ये है, एक है 8, ठीक है, और है बस 8 एक ही के लिए है। उसके बाद 9 कितने के लिए है बेटा, 1, और बस 9 भी एक के लिए, ठीक है। सो 8 मार्क्स भी एक को है, 9 भी एक को है, 1 1। देन 11 मार्क्स पे आ जाओ, 11 मार्क्स 1 2 3 3 स्टूडेंट्स को है, ठीक है। तो यहाँ टैली मार्क्स के हिसाब से कैसे होगा, ये 1 2 और 3। देन 12 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को है, 1 2 3 4 और 5, 5 स्टूडेंट्स को 12 मार्क्स है। तो 5 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा टैली मार्क्स में, देखो 1 2 3 4 और ये आड़ी डंडी 5, ठीक है। इस तरीके से 5 रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसे 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 करते जाओगे तो ये तो सीधी 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 बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए 5 को ऐसे ग्रुपिंग के टर्म्स में हम टैली मार्क्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारा, ग्रुपिंग फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज 3 एंड दिस इज 5। अब आ जाते हैं 13 पे। 13 1 2, बस 2 लोगों को 13 मार्क्स है, ठीक है। तो 1 और 2 2 लोगों। 14 1 2 3 4 5 5 लोगों, ठीक है। 14 इज ऑल्सो फॉर 5। तो 1 2 3 4 और 5। अगर 6 हो जाए तो कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5, फिर से 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरीके से टैली मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं। ओके बेटा, इस तरीके से हम टैली मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको फिल करना है 15 16 17 18 19 के लिए आपको फिल करना है। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट वी हैव इज 50। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 50 है। तो यहां से हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल गई फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर। Question is there, in a tree plantation project of certain school there are 45 students, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 45 है। of हरित सेना, the record of tree planted by each student in given below। हर एक स्टूडेंट ने कितने ट्री प्लांट किया वो हमें दिया गया है। प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। जब हम ऐसे हर एक डाटा की नंबर ऑफ वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं कि एक कितने लोगों ने किया, दूसरा कितने लोगों ने किया, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, वो जो टैली मार्क्स वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो आप कैसे कर सकते हैं, सबसे मिनिमम वाला देख लो पहले। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू इज 7। ओके, तो जब हम डाटा रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें पहला कॉलम क्या आएगा, स्टूडेंट्स, ठीक है, सॉरी ट्री, नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज के बाद टैली मार्क्स, और ये आ गई बेटा हमारी फ्रीक्वेंसी, या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो पहला है हमारा 3 ट्रीज, 4 5 6 और 7।
चलो अब देखते हैं तीन कितने न लोगों ने किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 लोगों ने 3 प्लांट्स ट्री किए है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है 10। ओके, नाउ नेक्स्ट 4 कितने लोगों ने किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 लोगों ने, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 लोगों ने या 11 स्टूडेंट्स ने कितने प्लांट्स किए, ट्रीज प्लांट किए? 4 ट्रीज प्लांट किए। देन 5 ट्री कितने लोगों ने प्लांट किए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 5 भी कितने लोगों ने किए? 11 ने। 5 10 11। देन नेक्स्ट इज 6। 6 कितने लोगों ने किए वो भी देख लेते हैं, साथों साथ पूरा ही कंप्लीट कर देते हैं। 6 के लिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 लोगों ने। 1 2 3 4 5 6 7 7। ओके, नाउ 7 फाइनली 7 1 2 3 4 5 और 6। 6 लोगों ने। 3 4 5 और 6। 6 लोगों ने। अब इनका आप एक बार ना, जब भी आप टैली मार्क्स के थ्रू या जब भी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालो, फ्रीक्वेंसीज आने के बाद लास्ट में टोटल जरूर कैलकुलेट करो, ठीक है। लास्ट में टोटल जरूर कैलकुलेट करो, क्योंकि जब आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितने लोगों ने क्या क्या, मतलब जो आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए 45 स्टूडेंट्स, वो ऐड करने पे 45 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर 45 मिलेगा मतलब आपने डाटा एक्यूरेट लिखा है, बट अगर 45 नहीं मिल रहा है मतलब कुछ तो मिस हो चुका है या कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो वहां से आपको क्लैरिटी आ जाती है। इसीलिए टोटल लिखना इज नेसेसरी, ठीक है। टोटल हमेशा मेंशन करो। तो कितना है बेटा? देखो 10 + 11 21, 21 और 22 32, 32 + 7 कितना हो जाएगा हमारा? 39, 39 + 6 इज 45। हमें 45 मिल गया, मतलब हमारा डाटा एक्यूरेट है, रिप्रेजेंटेशन सही है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। अब देखो, जब डाटा छोटा है तो ठीक है, डाटा छोटा रहा तो हम इजीली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। बट अगर डाटा बहुत ज्यादा बड़ा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही आपको 100 200 ऐसे दिए हुए हैं, तो उस केस में सिंगल सिंगल वैल्यू के लिए डाटा रिप्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और इसीलिए हम डाटा की ग्रुपिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई, अब जैसे फॉर एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि हमने एक क्लास के मैथ्स के मार्क्स रिप्रेजेंट किए। अगर एक क्लास के आप मैथ्स के मार्क्स लिख रहे हो तो वो इजीली सिंगल वैल्यू के हेल्प से रिप्रेजेंट हो जाएंगे। बट अगर आपको पूरे स्कूल के मैथ्स के मार्क्स रिप्रेजेंट करने हैं, वो तो डाटा बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो उस बड़े से डाटा को सिंगल वैल्यू के थ्रू कब तक रिप्रेजेंट करते बैठोगे? नॉट पॉसिबल। इसीलिए उसको छोटा करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए हम ग्रुप फॉर्मेट में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया जाता है तो वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक है आपका इंक्लूसिव मेथड और दूसरा है आपका एक्सक्लूसिव मेथड, ठीक है। तो इंक्लूसिव मेथड को डिस्क्रीट क्लास भी बोला जाता है। अब देखो, इंक्लूसिव मेथड मतलब क्या? इंक्लूसिव
नाम ही हमें बता रहा है इंक्लूड होना। तो इसमें जो ये क्लास होती है हमारी, ठीक है, ये जो आप ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं ना, इस ग्रुप को क्लास बोला जाता है। तो ये जो ग्रुप्स में हमारी छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू होती है, ये दोनों इंक्लूडेड रहेगी, ये दोनों इंक्लूडेड रहेगी। और यहाँ पे फिर 11 और 15 ये भी इंक्लूडेड है, 16 और 20 दोनों ही इंक्लूडेड है। और डिस्क्रीट का मतलब क्या है, ये वैल्यू 10 पे एंड हुई लेकिन शुरू कहाँ से हुई, 11 से। 15 पे एंड हुई लेकिन शुरू कहाँ से हुई, 16 से शुरू हुई। मतलब क्लास कैसी है, डिसकंटिन्यूअस है। 10 पे खत्म होके 10 से ही शुरू नहीं हो रही है, 15 पे खत्म होके 15 से ही शुरू नहीं हो रही है, एक के गैप में शुरू हो रही है। मतलब ये डिस्क्रीट है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब डिसकंटिन्यूअस क्लास है। ओके, तो ये सेम डाटा है हमारा स्कूल वाला जो रिप्रेजेंट किया गया है बेटा 6 नहीं ये दूसरा है। ओके, ये जस्ट सिंपल एग्जांपल है। 6 से 10 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 हैं। 11 से 15 के बीच में और 16 से 20 के बीच में कितने हैं, 50 है। तो इस तरीके से हमें ये डाटा रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है। जब भी बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा होता है तो उसको ग्रुप फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दो तरीके का होता है। एक होता है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव में क्लास के बीच में डिफरेंस रहेगा एक का, और दोनों वैल्यूज लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू दोनों ही वैल्यू इंक्लूडेड रहेगी। अब एक्सक्लूसिव क्या होता है, ठीक है, लेट्स सी एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव में जब हम क्लासेस लेते हैं तो ये डिस्क्रीट नहीं होती, कंटिन्यूअस होती है। 10 पे खत्म होके 10 से ही शुरू, 15 से खत्म होके 15 से ही शुरू, 20 पे खत्म होके 20 से ही शुरू। तो ये जो क्लासेस होती है कैसी होती है बेटा, कंटिन्यूअस क्लासेस होती है। और इसमें एक्सक्लूसिव वैल्यू एक्सक्लूड होगी, कौन सी वैल्यू, लेकिन तो यहाँ पे 5 इंक्लूड होता है, 10 एक्सक्लूड होता है। मतलब 10 को हम काउंट नहीं करते हैं। यहाँ 10 इंक्लूड होगा, 15 काउंट नहीं होगा, 15 इंक्लूड होगा, 20 काउंट नहीं होगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं ले रही हूँ लेट्स से 5 से 10 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए हैं और मैंने 10 भी कैलकुलेट कर ली, 2 स्टूडेंट्स के 10 मार्क आए हैं, तो यहाँ पे 2 स्टूडेंट ऐड हो जाएंगे और वही 2 स्टूडेंट यहाँ पे भी काउंट होंगे। मतलब सेम स्टूडेंट 2 अलग अलग क्लास में इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब हमारा डाटा गलत हो जाएगा ना, उसके वजह से रिपीटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, करेक्ट। इसीलिए जो आखिरी वाली वैल्यू होती है वो इंक्लूड नहीं की जाती। अब एक्सक्लूसिव की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे मार्क्स हमने रिप्रेजेंट किए हैं। किसी को 6 मार्क है, किसी को 7 मार्क है, किसी को 5 मार्क है, किसी को 12 मार्क है, किसी को 18 मार्क है, किसी को 19 मार्क्स है, ठीक है। तो ये जो 6 है ये 6 से 10 में आ जाएंगे, 7 है वो भी 6 से 10 में आ जाएंगे, 5 है वो 6 से 10 में नहीं आएंगे, 12 आ जाएगा हमारा 11 से 15 के बीच में। बट अगर किसी स्टूडेंट को 10.5 मार्क्स है, 10.5 मार्क है, के लिए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं रिप्रेजेंट करने के लिए, करेक्ट। किसी को अगर 15.7 मार्क्स है तो ये वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए तो कुछ है ही नहीं इंक्लूसिव में, करेक्ट। इसीलिए एक्सक्लूसिव आता है। क्यों? क्योंकि अब अगर मेरे पास 10.5 भी है तो 10.5 कहाँ इंक्लूड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 से 15 के बीच में, यानी 10.5 इंक्लूड हो गया। 15.7 है तो वो यहाँ इंक्लूड, ओके। 5 है तो वो यहाँ इंक्लूड। इसीलिए हमें एक्सक्लूसिव मेथड पता होनी चाहिए या जरूरत पड़ी एक्सक्लूसिव मेथड की, सो दैट हर एक वैल्यू उस डाटा में, उस टेबल में रिप्रेजेंट हो सके, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है बेटा, इंक्लूसिव में क्लासेस कंटिन्यू नहीं होगी और इंक्लूसिव में दोनों वैल्यूज इंक्लूड की जाएगी। एक्सक्लूसिव में क्लासेस कंटिन्यू होगी और सिर्फ लोअर वाली इंक्लूड होगी, अपर वाली इंक्लूड नहीं होगी। लोअर इंक्लूड होगी, अपर इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। चलो कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। 12 से 13 के बीच में कितनी है फ्रीक्वेंसी,
5। देन 13 से 14 के बीच में 5 5 10 और 4 14। उसके बाद यहाँ कुछ मिसिंग है, 15 से 16 के बीच में 4। ठीक है, तो अब देखो यहाँ इस वाली वैल्यू पे कैसे निकालेंगे। 5 प्लस 14 प्लस 4 ये हो गया 18, 18 प्लस 5 23, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 35 है। फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 35 है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी इन समेशन ऑफ एफ, इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, समेशन एफ ऐसा पढ़ा जाता है। टोटल 35 है, ये तीनों मिला के 23 है, तो बचा हुआ कितना होना चाहिए 35 माइनस 23 होना चाहिए। ओके, सो 5 माइनस 3 2 एंड 3 माइनस 2 1। यहाँ पे कितना आना चाहिए बेटा 12 आना चाहिए। टैली मार्क्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 2, ये हो गया हमारा 12। ओके, बिकॉज टोटल हमें गिवन था, अगर टोटल नहीं होता तो फिर हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, नथिंग। ओके, नाउ 38 people donated to an organization working for differently abled person. The amount in rupees were as follows. ठीक है, उन्होंने कितने रुपए डोनेट किए वो हमें गिवन है, एंड वी हैव टू प्रिपेयर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ दिस पर्टिकुलर क्लास। तो अब आप लोग बताओ ये कौन सी क्लास है, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है? डिसकंटिन्यूअस है, राइट? डिसकंटिन्यूअस है मतलब इंक्लूसिव। चलो अब टेबल ड्रॉ कर लेते हैं हम, कहाँ तक हमें जाना है वो भी देख लेते हैं। जगह कम है लग रहा है, कोई नहीं यहाँ ट्राई करते हैं। टैली मार्क्स नहीं लिखती हूँ मैं डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिख लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है अपने पास। तो पहला है बेटा 100 से 149, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्लीज, और ये फ्रीक्वेंसी। हंड्रेड से 149, फिर 150 से 199 के बाद 200 से 249 और 250 से 299, 300 से 349, 350 से 399, लास्ट कितना है, बिगर वैल्यू कौन सी है सबसे बड़ी वैल्यू 425 इज द हाईएस्ट, राइट? या नहीं 450 इज ऑल्सो देयर, 450 और इससे बड़ी कोई है क्या? अच्छा लास्ट 500 इज ऑल्सो देयर। ठीक है, लास्ट 500 इज ऑल्सो देयर, तो हमें 500 तक की क्लास बनानी पड़ेगी। ओके, तो क्या आ गया 400 से 450, 450 से 499 और फिर लास्ट 500 से 540, सो ये हमारी आ गई बेटा क्लासेस। ये क्या है हमारी क्लास है, क्लास इन रुपी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 100 से 149 के बीच में कितने। अब इंक्लूसिव है मतलब 100 भी इंक्लूड होगा और 149 भी इंक्लूड होगा। तो 100 से 49 के बीच में 149 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, टोटल कितने बेटा 7 आ। के बाद 150 से 199, 150 से 199, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. Okay, so total 10 are there. के बाद 200 से 249, 200 से 249, 1, 2, 3, 3 लोग. देन 250 से 299, 250 से 299, 50 से 299, 2 हो गए, 3, 4, 5, 5 लोग. देन लास्ट नेक्स्ट इज 300 से 349, 300 से 349, तो 1, 2, 2 लोग हैं. सिमिलरली नेक्स्ट इज 350 से 399, 350 से 399, तो ये आ गया 1, 2, 3, 4, 4 लोग हैं. देन नेक्स्ट इज 350 से 399 हो गया बेटा हमारा. 400 से 449, ओके, 400 से 449, 1, ये नहीं आएगा, 2, 3, 4, 4 लोग फिर से. और फिर 450 से 499, 450 से 499, 2 आ गए, बस 2 लोग हैं. और लास्ट में 500 से 549, 1 है. ठीक है, तो अब कैलकुलेट कर लो, टोटल निकाल लो. टोटल कितना आ रहा है देख लो. टोटल दैट इज समेशन एफ इज फ्रीक्वेंसी का समेशन 10, 10, 20, 20 और 5, 25, 25, 2, 27, 27, 27 प्लस 4, 31, 31, 35, 35 और 3, 38. ठीक है, टोटल हमें 38 ही दिया हुआ था. सो द आंसर दैट वी गॉट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं. In a school of 46 students, 9 standard were told to measure the length of pencil in their compost box in centimeters. ठीक है, बच्चों को क्या बोला गया बेटा कि अपने अपने कंपोस्ट बॉक्स में से पेंसिल निकालो और उसकी स्केल से लेंथ मेजर करो सेंटीमीटर्स में, जो उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है. और हमें इस तरीके से क्लासेस लेके ड्रॉ करना है. अब देखो इस तरीके से, मतलब 5, 5 के बाद फिर से 5 आ रहा है, दैट मीन्स ये कौन सा हो गया हमारा, एक्सक्लूसिव हो गया. ये कौन सा हो गया बेटा हमारा, एक्सक्लूसिव हो गया. और लास्ट वैल्यू हमारी कहाँ तक जा रही है, 16. 16 से बड़ी वैल्यू है क्या कोई, 16 से बड़ी वैल्यू देख लो कोई है, नहीं है. मतलब लास्ट हमारा 16 तक जाएगा. तो देखो क्लासेस यही आ जाएगी हमारी, 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20. ठीक है, ये आ गई हमारी क्लासेस. दिस इज क्लास और ये फ्रीक्वेंसी. एक्सक्लूसिव में हमने क्या बोले बेटा, लोअर वाली वैल्यू इंक्लूड लेकिन अपर वाली वैल्यू एक्सक्लूड. ठीक है, पहला हम इंक्लूड करेंगे, पहले को हम कंसीडर करेंगे, लेकिन बाहर वाले को यानी सेकंड वाले को हम कंसीडर नहीं करेंगे. तो हमें 0 से लेके 5 तक तो आना है, लेकिन 5 उसके अंदर नहीं लेना है. ठीक है, 0 से लेके 5 तक, लेकिन 5 उसके अंदर नहीं आएगा, लेस देन 5 रहेगा. वो इक्वल्स टू 5 नहीं होगा, सिर्फ लेस देन 5 हो जाएगा. ओके, चलो फिर देखते हैं. लेस देन 5, 1, ये देखो 5 है लेकिन ये इसके अंदर नहीं जाएगा. ओके, 2, 3, 4, और 5, 5 है. इसके बाद 5 से 10 के बीच में. ठीक है, 5 से 10 के बीच में मतलब 5 इंक्लूड लेकिन 10 इंक्लूड नहीं, 10 से छोटा. 5 और 5 से बड़ा चलेगा, 5 भी चलेगा, 5 से बड़ा भी चलेगा, लेकिन 10 से छोटा ही होना चाहिए. ओके,
चलो फिर शुरू करते हैं, 5 से शुरू करना है हमें। 1 2 3 4 5, 10 नहीं आएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 वैल्यूज आ, ओके। फिर 10 से 15 के बीच में, मतलब 10 या 10 से बड़ा बट 15 से छोटा, ठीक है, 10 या 10 से बड़ा पर 15 से छोटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15, ठीक है। टोटल कितने आ गए बेटा? 15 आ गए। अब 15 या 15 से बड़ा, ठीक है, 15 या 15 से बड़ा लेकिन 20 से छोटा, तो 15 या, अच्छा 7 हम भूल गए क्या? 7 हमारा यहाँ आना चाहिए, 5 से 10 के बीच, ठीक है, यहाँ 20 आ। 15 या 15 से बड़ा लेकिन 20 से छोटा, तो 15 या 15 से बड़ा यानी 2 हो गए, 3 4 5 6, तो टोटल 6 आ गए, ओके। अब इनको ऐड अप कर लो, देख लो कितना आ रहा है। 15 + 5 20, 20 + 20 40, 40 + 6 46, ओके। समेशन F इज 46, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डाटा रिप्रेजेंट करना है, और जब भी आप डाटा रिप्रेजेंट करोगे तो टैली मार्क्स भी लिखना बेटा। यहाँ हमने टैली मार्क्स नहीं लिखे, बट यू हैव टू राइट दी टैली मार्क्स ऑल्सो। टैली मार्क्स रिप्रेजेंट करना जरूरी है, ओके। चलो आगे करते हैं। बेसिक टर्म इन स्टैटिस्टिक्स। अब देखो जो हम ये क्लासेस वगैरह लिख रहे हैं ना, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसमें कुछ बेसिक टर्म्स है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। क्लासेस है हमारी 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो ग्रुप फॉर्मेट में लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास। व्हेन द ऑब्जर्वेशन आर डिवाइडेड इनटू सुटेबल ग्रुप्स। जब हम ग्रुप्स में लिखेंगे, चाहे वो इंक्लूसिव हो चाहे वो एक्सक्लूसिव हो, चाहे वो इंक्लूसिव हो चाहे वो एक्सक्लूसिव हो, अगर ग्रुप में आ रहा है तो ये जो भी ग्रुपिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? क्लास बोलेंगे। नेक्स्ट इज क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्या होती है? दोनों क्लासेस के बीच का डिफरेंस, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5 से 10 के बीच में डिफरेंस कितना है? 5, राइट। 10 - 5 5, 15 - 10 5, 20 - 15 5। तो हर एक क्लास का जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे एक्सक्लूसिव लो चाहे इंक्लूसिव लो। 0 से 4 ले लेते हैं हम, 5 से 9 ले लेते हैं, 10 से 14 ले लेते हैं, 15 से 19 ले लेते हैं। अब तो यहाँ पे भी देखो 4 और 0 के बीच में डिफरेंस इज 4, 9 - 5 4, 14 - 10 4। तो चाहे आप इंक्लूसिव लो चाहे आप एक्सक्लूसिव लो, हर एक क्लास के बीच का डिफरेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा, उसको हम बोलते हैं क्लास लिमिट, ठीक है, क्लास लिमिट। तो ये जो है पहली वाली क्लास, ठीक है, फर्स्ट क्लास, ये होती है आपकी लोअर क्लास, ओके, लोअर लिमिट, लोअर क्लास लिमिट। और ये अपर क्लास लिमिट, अपर लिमिट भी बोलते हैं इसको। सिमिलरली यहाँ पे ये जो पहली टर्म है ये है आपकी लोअर लिमिट, और ये जो है ये है अपर लिमिट, ओके। तो क्लास लिमिट क्या हो जाएगी बेटा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, यहाँ पे जो क्लास लिमिट लिखी है ये है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। जो बाद में आती है वो अपर लिमिट, और जो पहले आती है वो लोअर लिमिट। जो बाद में आती है वो अपर लिमिट, जो पहले आती है वो लोअर लिमिट, ठीक है। डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ लिमिट की बात कर रहे हैं। डिफरेंस आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो हम लिखते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज, कितने बार आया है,
5 से 10 के बीच में कितनी वैल्यूज आ रही है, 10 से 15 के बीच में कितनी वैल्यूज आ रही है, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो हमें ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट इज क्लास विड्थ। तो जो डिफरेंस मैंने बोली, ठीक है, डिफरेंस, क्लास विड्थ इज नथिंग बट डिफरेंस, ठीक है। क्लास साइज भी बोलते हैं इसको, क्लास विड्थ भी बोलते हैं, क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। इट इज नथिंग बट आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो मैं डिफरेंस बोल रही थी ना बेटा, दैट डिफरेंस इज क्लास विड्थ, ठीक है। पहले हम क्लास लिमिट की बात कर रहे थे, ये है क्लास विड्थ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डिफरेंस बिटवीन क्लासेस, ठीक है। क्लास विड्थ का मतलब डिफरेंस बिटवीन क्लासेस आप बोल सकते हो। देन क्लास मार्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्लास मार्क क्या होता है बेटा, क्लास मार्क इज आपकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इससे जो आंसर आएगा इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ओके, ये आपकी क्लासेस है, ये आपकी क्या है, क्लास है। और हमें निकालना है क्लास मार्क। क्या निकालना है आपको, क्लास मार्क निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 10 by 2, दैट इज 15 by 2, ठीक है, 15 by 2, 7.5। सिमिलरली ये 10 + 15 by 2, तो 10 + 15 इज 25 by 2, यानी 12.5। देन 15 - 20 है, तो ये 15 + 20 by 2, यानी 35 by 2। तो ये जो हम निकालते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लास मार्क बोलते हैं, ओके। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, एडिशन इज नथिंग बट क्लास मार्क। देयर इज अ क्वेश्चन फॉर क्लास इंटरवल 20 to 25, राइट लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। तो ये जो 20 है ये क्या बनेगा, लोअर क्लास लिमिट, और 25 क्या हो जाएगी बेटा, अपर क्लास लिमिट। फाइंड द क्लास मार्क ऑफ दिस क्लासेस का क्लास मार्क निकालना है। तो 35 + 40 by 2, यानी 75 by 2। तो 2 3s are 6, 2 7s are 14, 37.5 is the class mark. If class mark is 10 and class width is 6, find the class, ठीक है। क्लास मार्क हमें दिया हुआ है, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 10, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट इज इक्वल्स टू 20। क्लास विड्थ हमें दी हुई है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज 6। तो ये देखो दो इक्वेशन बन गए बेटा, u + l इज इक्वल्स टू 20, ये इक्वेशन नंबर 1, एंड u - l इज इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों का अगर हम सॉल्व करें, 1 + 2 करें, तो u + l इज इक्वल्स टू 20, u - l इज इक्वल्स टू 6। ऐड कर दो, 2 टाइम्स अपर लिमिट, ये गया, इज इक्वल्स टू 26। तो अपर लिमिट हमारी कितनी आ गई बेटा, 13, और लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। u + l इज 20, 13 + l इज इक्वल्स टू 20, तो लोअर लिमिट इज 7, ये 20 - 13 7। तो क्लास क्या हो गई फिर, क्लास इज 7 से लेके 13, ये हमारी क्या हो गई, क्लास हो गई, ओके। तो हमें इक्वेशन रिलेशन दिया हुआ था, सिंपली क्लास मार्क दिया हुआ था और क्लास विड्थ दिया हुआ था, दोनों का फॉर्मूला हमें पता है, तो हमारा इक्वेशन बन गया एंड ओके। नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या है, कम्युलेटिव का मतलब होता है एक तरीके से कंटिन्यूअस वे में हम जा रहे हैं। सिंपली अगर मैं बोलूं तो लेट्स से आप कोई गेम खेल रहे थे, गेम खेलते टाइम फर्स्ट राउंड में
आपको 20 कॉइन्स मिले, सेकेंड राउंड में आपको 30 कॉइन्स मिले, और थर्ड राउंड में आपको बस 10 कॉइन्स मिले। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि फर्स्ट से सेकेंड राउंड तक आपको कितने मिले, 50 कॉइन्स, और फिर थर्ड राउंड पे आते आते मतलब फर्स्ट से थर्ड तक आपको कितने मिले बेटा, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 10 दैट इज 60 कॉइन्स। ठीक है, मतलब हम जब टोटल कैलकुलेट करते हैं कि पहले से लेके आखिर तक आते आते हमारे पास कितने कॉइन्स जमा हो गए, तो वो जो टोटल कैलकुलेट करना एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, एक साथ पूरा ऐड नहीं कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। फर्स्ट से सेकंड पे आए, फिर सेकंड से थर्ड पे आए। ठीक है, ये एक इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे, फर्स्ट से सेकंड पे आए और फिर सेकंड से थर्ड पे गए तो ये 60 मिला। फिर इससे नेक्स्ट पे जाएंगे तो हमें नेक्स्ट वाला पूरा टोटल मिलेगा, फिर इससे आगे जाएंगे तो ऐसा। जब हम फर्स्ट से सेकंड टोटल, फिर सेकंड से थर्ड टोटल ऐसा कैलकुलेट करते हैं तो वो बन जाती है बेटा हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप से होती है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। तो पहले देखो लेस देन टाइप जानते हैं, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब वर्ड से ही पता चल रहा है हमें लेस देन। ठीक है, 0 से 10 हमारा क्लास मार्क है, फ्रीक्वेंसी 2 है, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब यहां हमें पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट को 10 से कम मार्क्स मिले हैं। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स को 10 से कम मार्क्स मिले, तो 10 से कम मार्क्स 2 स्टूडेंट्स को मिले हैं। कितने स्टूडेंट को 20 से कम मार्क्स मिले, तो अब देखो 10 से कम, ठीक है, लेस देन 10 2 लोगों को मिले हैं, लेस देन 20 कितने लोगों को मिले ये पूछा गया है। तो 10 से 20 के बीच में 12 है और 0 से 10 में 2 है, तो 0 से 10 मतलब 20 से कम ही हुए ना। अगर किसी स्टूडेंट को 5 मार्क मिले हैं, किसी स्टूडेंट को 5 मार्क मिले तो 20 से कम ही तो है। ऐसा थोड़ी बोला गया है कि 10 से 20 के बीच में कितनों को मिले, नहीं, आपको पूछा गया है सिर्फ 20 से कम कितने लोगों को मिले। तो 20 से कम में ये तो आएंगे, बट इनके साथ साथ ये भी तो आएंगे, ये भी तो 20 से कम वाले ही है, राइट। तो 20 से कम में फिर एक्चुअल में कितने हो गए बेटा, 2 + 12 दैट इज 14 लोगों को 20 से कम मिले। फिर अगर 30 से कम पे आती हूं मैं, तो 30 से कम में ये तो है ही, बट ये दोनों भी तो है, ये दोनों भी 30 से कम में ही इंक्लूड होंगे, करेक्ट। तो 30 से कम में फिर कितने आ गए, इन दोनों का तो ऑलरेडी था 14 और फिर ये +20 34 आ गया। 40 से कम में ये ऑलरेडी 34 थे प्लस ये 16 यानी टोटल 50 आ गया। तो इसको हम बोलते हैं लेस देन टाइप। ठीक है, तो जब हम लेस देन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम सिर्फ उस क्लास की लिमिट में नहीं देख रहे हैं, हम ओवरऑल देख रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल 30 से कम में ये तो है ही, बट इसके साथ ये भी और ये भी 30 से कम में ही तो आएंगे, राइट। तो इसीलिए इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है लेस देन टाइप। देखो 2 स्टूडेंट गॉट लेस देन 10 मार्क्स, फिर 14 स्टूडेंट लेस देन 20 मार्क्स, 34 स्टूडेंट्स लेस देन 30 मार्क्स और टोटल 50 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको 40 से कम मार्क्स मिले। ऑब्वियसली हमारी लिमिट 40 तक गई है, तो ये सभी स्टूडेंट्स को, ये पूरे टोटल स्टूडेंट्स को 40 से कम मार्क्स ही मिले हैं, राइट। तो एट दी एंड हमें क्या मिला, हमारे जो टोटल स्टूडेंट्स थे उनको 40 से कम मार्क्स मिले। तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। पहला है हमारा 150 से 153 तक कितने लोगों की हाइट है, तो 5 लोगों की हाइट है। अब मुझे ये पूछा गया है कि 156 सेंटीमीटर से कम हाइट कितने लोगों की है। ठीक है, 156 सेंटीमीटर से कम हाइट 7 लोगों की तो है ही, बट ये 5 लोगों की भी हाइट 156 से कम है ना, करेक्ट। 7 लोगों की हाइट 156 से कम है, बट इन 5 की भी तो 156 से कम ही आएगी। तो ये कितना हो गया फिर 5 + 7 दैट इज 12।
फिर यहाँ 12 प्लस 15 कितना आ जाएगा बेटा 27। फिर ऐसे ही ऐड करते हुए चलो 27 प्लस 10 37, फिर 37 प्लस 5 42 और लास्ट में 42 प्लस 3 45। तो जब भी आप लेस देन टाइप वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे आखिरी में जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू हमेशा टोटल के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, आखिरी में जो वैल्यू आएगी वो हमेशा टोटल के बराबर ही आनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना, अगर नहीं आई मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ओके, नाउ नेक्स्ट, यूजिंग द गिवन डाटा प्रिपेयर लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमें लेस देन टाइप निकालना है तो सबसे पहले तो डाटा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, तो डाटा रिप्रेजेंट कर लो। यहाँ पे आ गई हमारी क्लास के बाद फ्रीक्वेंसी और ये लेस देन टाइप वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्लासेस हमें क्या लेनी पड़ेगी बेटा, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट हम कहाँ तक जा रहे हैं 75 78 80। ओके, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अच्छा स्पेस कम है और छोटी बना देते हैं इसको, ये स्पेस हमारे पास कम है, छोटा कर देते हैं। और क्लासेस को आप क्लासेस आपके हिसाब से ले सकते हो बेटा। ठीक है, क्लासेस यू कैन चूज बाय योर चॉइस। आपको 0 से 10 लेना है, 0 से 20 लेना है, आपको जैसे लेना है वैसे ले सकते हो। ओके, यहाँ हमारे पास स्पेस कम है इसलिए मैं छोटा कर दे रही हूँ इसको। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। ठीक है, 100 से बड़ा नंबर कोई दिख नहीं रहा है तो यहीं तक हम चलेंगे। चलो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। 0 से 20 के बीच में कितने हैं देखो, 0 से 20 के बीच में तो 20 इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि कंटिन्यूअस क्लास ली हूं मैंने। ठीक है, कंटिन्यूअस है तो 20 इंक्लूड नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 6। ओके, देन 20 से 40 के बीच में, 20 से 40 के बीच में। ओके, 1 2 3 4 5 5 आ गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। नाउ 40 से 60 के बीच में, 40 से 60, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ये 19 लोगों को 40 से 60 के बीच में है। 60 से 80 के बीच में देख लेते हैं बेटा, 60 से 80 के बीच में 1 80 तक ही ले, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 लोगों को है
और फिर 80 से 100 के बीच में आ जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। अब इससे ज्यादा और कुछ कुछ बचा हुआ दिख रहा है क्या? सारे एलिमिनेट हो चुके हैं, यस सारे एलिमिनेट हो चुके। अब लेस देन टाइप पे आ जाओ, तो 6 देन 6 प्लस 18 24 24 प्लस 19, तो 9 और 4 13 और 3 और 1 4 43 43 प्लस 11 54 54 प्लस 8 कितना आएगा बेटा? 8 4 12 यानी 62। ओके, तो टोटल वैल्यू दैट वी गॉट इज 62। अब ये काउंट कर लेना सारे टोटल नंबर 62 है या नहीं है। सारे टोटल नंबर 62 ही होने चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मोर देन टाइप पे, ठीक है। पहला हो गया लेस देन टाइप, अब आते हैं मोर देन टाइप पे। तो मोर देन टाइप में उल्टा हो जाता है। हम क्या कर रहे थे पहले? 10 से कम वाले, 20 से कम वाले, 30 से कम वाले ऐसे ले रहे थे। अब हमें क्या लेना है? 0 से ज्यादा वाले, 10 से ज्यादा वाले, 20 से ज्यादा वाले, 30 से ज्यादा वाले। मतलब अब हम लोअर क्लास को अपना टारगेट करेंगे, ठीक है। तो 0 से ज्यादा सभी लोगों को है, ठीक है। 0 से ज्यादा मार्क्स सभी लोगों को, यानी टोटल 50 स्टूडेंट्स को 0 से ज्यादा मार्क्स है। फिर 10 से ज्यादा अगर करे तो ये 2 तो हट गए, है ना। 10 से ज्यादा के लिए कितने बचे बेटा? 50 में से 2 चले गए, 48 लोगों को 10 से ज्यादा मार्क्स है। 20 से ज्यादा के लिए ये भी हट गया। ओके, तो 20 से ज्यादा मार्क्स कितने हैं? 48 में से 12 को भी कम कर दो, 36 लोगों को है। उसके बाद 30 से ज्यादा, तो ये हट गया, पहले ही 36 था, फिर 36 में से 30 से कम वाले वो भी हट गए, तो बचा कितना? 36 माइनस 20 यानी 16 लोग। तो ये होता है हमारा मोर देन टाइप। 0 से ज्यादा कितने को है? 10 से ज्यादा कितने को है? 20 से ज्यादा कितने को है? 30 से ज्यादा कितने को है? अगर ऐसा आपको पूछा गया है तो वो होता है मोर देन टाइप। देखो पहला 50 स्टूडेंट गॉट 0 और मोर देन 0 मार्क्स, 48 स्टूडेंट गॉट 10 और मोर देन 10 मार्क्स, 36 स्टूडेंट्स गॉट 20 और मोर देन 20 मार्क्स, एंड 16 स्टूडेंट गॉट 30 और मोर देन 30। ठीक है, चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं मोर देन टाइप। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 87, तो 1000 से ज्यादा, 1000 या 1000 से ज्यादा कितने को है? 87 को है। 5000 से ज्यादा के लिए 45 लोग हट जाएंगे, करेक्ट। तो इट्स 87 माइनस 45, तो कितना हो गया बेटा? ये 2 और 4, 42 लोगों को। फिर नेक्स्ट 42 माइनस 19 आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा 12 में से 9 चले गए 3 और 4 में से 2 गए 2, 23। फिर आ गया 23 माइनस 16 कर लेंगे, तो 13 में से 6 चले गए 7 और ये 7 बचा। और लास्टली 7 माइनस 2 कर देंगे, तो ये कितना आ गया बेटा? 5, और फिर आखिरी में 5 माइनस 5 आ गया 0। मतलब आपका जो फाइनल आंसर है वो 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 25,000 से ज्यादा वाले एक भी नहीं है, ठीक है। 25,000 से ज्यादा वाले एक भी नहीं रहेंगे, 0 रहेंगे। इसीलिए फाइनल जो आंसर आएगा वो आपका हमेशा 0 आना चाहिए मोर देन टाइप में। ओके बेटा, तो यहाँ आखिरी में वैसे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट आपका 5 तक ही जाएगा। ओके, लास्ट आपका कहाँ तक जाएगा? ये 5 तक ही जाएगा, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर आएगी। उसके बाद का जब आप चेक करोगे तो वो हमेशा 0 आना चाहिए। उसको लिखना नहीं है, बट आप चेक जरूर करो, ठीक है। चेक करोगे तो आपको पता चलेगा सही है या नहीं है। ओके, नाउ मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है इसकी। ये कंप्लीट डाटा दिया हुआ है, क्लासेस हमें बोली गई है 0 से 10, 10 से 20 करके करना है। ओके, क्लासेस क्या लेनी है बेटा? 0 से 10, 10 से 20। अच्छा, क्वेश्चन डबल रिपीट हुआ है आई गेस। तो वैसे ही सेम जैसे हमने लेस देन के लिए किए थे वैसे ही करना, बट वहां पे रिवर्स ऑर्डर में आ जाना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है अपने पास। चलो थोड़ा सा ट्राई तो कर लेते हैं कम से कम। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30
ऐसा करते करते आपको आना है। ओके, पहले हम 0 से 10 के लिए बात करते हैं, 0 से 10 तक, यानी 10 से कम ही आना चाहिए। ठीक है, 0 से 10। 1 2 3 4। ओके, 3 है, 1 2 3 है, 3 लोगों को। देन 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में। ओके, 1 20 इंक्लूड नहीं होगा। ओके, 2 3 3 है, फिर से 3 आ गए हमारे। ओके, देन नेक्स्ट 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ओके, तो हियर वी आर गेटिंग 9। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी दिए है बेटा 100 है। तो जब भी आपको मोर देन टाइप बनाने बोला जाएगा, ओके, जब भी आपको मोर देन टाइप बनाने बोला जाएगा उस टाइम पे टोटल आपको गिवन रहेगा, टोटल आपको गिवन रहेगा। तो अब हमें यहाँ पे मोर देन टाइप लेना है। मोर देन टाइप में पहला नंबर हमेशा टोटल आएगा, उसके बाद माइनस करते हुए चलो। ओके, 100 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 97। फिर से 97 माइनस 3 आ गया बेटा ये 94। फिर 94 माइनस 9, ऐसा फिर जो आंसर आएगा उसको माइनस फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से आपको करते हुए जाना है मोर देन टाइप में। ओके, तो पूरा डाटा के लिए आप बचा हुआ पार्ट कंप्लीट कर लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? तो जब भी हमारा डाटा है, ठीक है, जो भी हमारा डाटा है उसको अरेंज करके अगर हम प्रॉपर्ली अरेंज करें तो हमें एक सेंट्रल वैल्यू मिलेगी और हमारा पूरा का पूरा डाटा उस सेंट्रल वैल्यू के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, हमारा पूरा डाटा जो सेंट्रल वैल्यू हमें मिली है उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है जो हम वो सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसी को बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। तो अब ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है स्टैटिस्टिक में वो कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। ओके, पहला है बेटा मीन, देन सेकेंड इज मीडियन और तीसरा इज मोड। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो जब हम मीन की बात करते हैं तो मीन का सिंपल फॉर्मूला है मीन इज नथिंग बट योर एवरेज। और मीन कैलकुलेट करने का तरीका होता है बेटा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको हम बोलते हैं मीन। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, यील्ड ऑफ सोयाबीन पर एकड़ इन क्विंटल्स इन 7 years was given। ठीक है, 7 साल का डाटा हमें दिया हुआ है और हमें मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है बेटा? मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। करेक्ट। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 10 + 7 + 5 + 3 + 9 + 6 + 9 और ये टोटल वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितनी वैल्यूज है हमारे पास? 7 वैल्यूज है। तो मीन कैसे आ जाएगा? फिर ऐड अप कर दो, 10 + 7 17, 17 + 5 22, 22 + 3
और 25, 25 प्लस 9 34, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 9 49 बाय 7. तो द मीन इज 7. हमारे डाटा का मीन या एवरेज कितना आ गया बेटा? 7 आ गया. ओके, सो वेरी इजी. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही एक लौता हमारे पास फॉर्मूला है. ओके, अब अगर ऐसी बड़ी सी वैल्यूज आ गई या बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई तो इन सबको ऐड करते बैठेंगे, कितना समय लगेगा, है ना. तो मीन कैसे कैलकुलेट करें? अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे वैल्यूज रिपीट हो रही है, यहाँ पे वैल्यूज रिपीट हो रही है. तो हमेशा जब ऐसा कुछ आ जाए, जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाए हमारे पास, तो सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करो. ठीक है, उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करो. तो यहाँ पे 3 चीजें कैलकुलेट करो बेटा. ठीक है, 3 चीजें आप कैलकुलेट करो. 3 चीजों में आता है हमारा, एक आता है एक्सआई. एक्सआई मतलब जो हमें डाटा दिया हुआ है वो. ठीक है, मंथली सैलरी आप बोल सकते हो. उसके बाद दूसरा आता है हमारा एफआई, विच इज फ्रीक्वेंसी. क्या आता है हमारा? एफआई, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब लास्ट में जो आता है वो आता है एक्सआई इंटू एफआई. ठीक है, लास्ट में जो आता है वो आता है एक्सआई इंटू एफआई. मतलब जो हमें सैलरी यानी जो हम मेन टर्म्स लिख रहे हैं और वो जो फ्रीक्वेंसीज है उनका मल्टीप्लीकेशन. अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल एक डाटा है आपके पास 6 6 4 5 3 6 3 2 4 4 5 5 5. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है. अब मुझे अगर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज निकालनी है तो देखो 6 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5 ऐसा करते करते जाना पड़ेगा. यहाँ 6 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 टाइम्स 6 आ रहा है बेटा. तो 3 बार 6 ऐड करने की जगह मैं 3 इंटू 6 कर देती हूँ, क्योंकि 6 3 बार आया है. 4 1 2 3, 3 बार 4 ऐड करने की जगह 3 इंटू 4 कर देती हूँ, क्योंकि 4 4 बार आया है. प्लस 5 देखे तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स 5 आया है. प्लस 2 टाइम्स 3 है, प्लस 2. ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ज्यादा इजी हो गई. तो यही चीज हम यहाँ कर रहे हैं, यही चीज हम यहाँ कर रहे हैं. कैसे? अगर मैं देखो यहाँ हमारा डाटा 3000 से शुरू हो रहा है, मैंने 3000 पकड़ी और 3000 कितने बार आ रहा है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी 3000 कितने बार आ रहा है वो लिखूंगी, तो मेरे को फाइनल वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगी. करेक्ट, इजी हो जाएगा. तो देखो 3000 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स. ठीक है, तो अब मैं 8 बार 3000 ऐड करूं, ऐड करूं, ऐड करूं, ये बहुत लंबा हो जाता ना, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिए. नाउ 8 इंटू 3. ठीक है, क्या करना है हमें? 8 इंटू 3000 करना है. सो ये हो गया 24,000. ठीक है, तो अब ये इजी आ गया, इजी हो गया. नाउ नेक्स्ट इज फॉर 4000. उसके बाद 5000, देन 6000, 7000 और 8000. तो 4000 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स. ओके, तो 2 8 000. देन 5 1 2 3 4 5 5 बार, तो ये हो गया 25,000. इसके बाद 6 कितने बार आ रहा है बेटा? 1 2 3 4 4 बार, तो 24,000. देन 7000 कितने बार आ रहा है? 1 2 और 3 टाइम्स, तो 21,000.
उसके बाद 8000 और एक 9000 भी है हमारे पास। ओके, लास्ट एक 9000 भी है हमारे पास। 8000 देख लो, 8000 कहाँ गया, 1 2 2 बार। ओके, तो 16000 और लास्टली 9000 कितने बार आ रहा है, 9000 सिर्फ एक ही बार है आई गेस, या 9000 इज ओनली 1, तो 9000। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 दिया हुआ है ऑलरेडी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 दिया हुआ है ऑलरेडी। बट अगर नहीं दिया हुआ रहता तो उस केस में हम क्या करते हैं, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, ये फॉर्मूला लगा देते। अब ये समेशन fi xi क्या है, इनको ऐड करेंगे तो जो लास्ट में मिलेगा यहाँ पे ये होगा समेशन fi xi, इनको ऐड करके। ओके, इनको क्या करना है, ऐड करना है, इन सभी को ऐड करेंगे तो हमें समेशन fi और xi की वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली इन सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे बेटा तो समेशन fi मिलेगा, जो कि देखो ऐड करने पे कितना मिल रहा है, 8 और 7 15 20 25 और ये 30 आ रहा है क्या, बोला तो 15 5 20 24 24 और एक 25 25 और 5 30, यस 30। ओके, समेशन ऑफ fi। तो अब ये ज्यादा इजी हो गया, यहाँ दिया हुआ था तो इशू नहीं था, बट अगर टोटल नहीं दिया है तो फिर फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो, दैट विल बी नथिंग बट आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब समेशन fi xi इज नथिंग बट 24,000 प्लस 28,000 प्लस 25,000 प्लस 24,000 प्लस 21,000 प्लस 16,000 प्लस 9,000। ओके, ये हो गया हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 30। कर लो ऐड, 24 प्लस 28 8 4 12, और चलो यहीं से कर लेते हैं, 8 4 12 12 और 5 17 17 और 4 21 21 और एक 22 22 और 6 28 28 और 9 37, कैरी आ गया 7 बच्चा, सॉरी 37 का 7 कैरी आ गया 3, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और एक 11 11 और 3 14 1 4, ठीक है, अपॉन 30। तो ये 0 और ये 0 गया, 3 से डिवाइड कर दो तो 3 4 ज़ा 12 और 12 आ गया 3 3 9 ज़ा 27 और 2 0। ये हो गया बेटा हमारा मीन, 4900 इज द वैल्यू ऑफ मीन दैट वी गॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मीडियन। तो मीडियन इज क्वाइट इजियर, ठीक है, मीडियन इज क्वाइट इजियर। हमें क्या करना है, जो भी डाटा हमें दिया हुआ है इसमें टेबल वेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी डाटा दिया हुआ है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद मिडल वैल्यू इज नथिंग बट मीन, ठीक है। क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद मिडल वैल्यू। अब इसमें दो केसेस आते हैं, ठीक है। अगर टोटल वैल्यूज, अगर आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशंस या टोटल वैल्यूज जो है ये ऑड है तो आंसर मिडल वैल्यू रहेगा, आंसर मिडल टर्म रहेगा जो कि मीडियन हो जाएगा आपका। बट अगर टोटल ऑब्जर्वेशन इवन है बेटा, तो इस केस में आंसर क्या रहेगा, मिडल टू टर्म्स, मिडल में दो वैल्यूज आ जाएगी ना, मिडल टू टर्म डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये आपका मीडियन हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास 5 ऑब्जर्वेशंस है, 2 इधर 2 उधर, बीच की वैल्यू मिल जाएगी। बट अगर 6 ऑब्जर्वेशन है
तो 3 तो नहीं कर सकते, करेक्ट। तो 6 ऑब्जर्वेशन में बीच में 2 वैल्यूज आ जाएगी, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा रिक्वायर्ड मीडियन रहेगा। ओके, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है 10 टोमेटोज, मतलब डाटा इवन है, ये तो समझ में आ गया। इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे छोटी वैल्यू कितनी है बेटा? 50, उसके बाद 60, 65, देन 70 आ रहा है ना, 70 कितने बार है वो देख लो, 70, फिर से एक और बार 70, 70 के बाद 80, 85, उसके बाद 90, 95 और एक और बार 95। 10 आ गए क्या टोटल? 3, 3 6, 3 9 और एक 10। अब 10 है मतलब इवन नंबर है, और इवन नंबर में बीच में 2 वैल्यूज आएगी। कैसे? ये 4 हटा दो और इधर से 4 हटा दो, बचे कितने? ये 2 वैल्यूज बीच में बच गई ना, ये 2 वैल्यूज हमारी बीच में बच गई। तो अब मीडियन कितना हो जाएगा बेटा? मीडियन इज 70 प्लस 80 अपॉन 2, ये हो गया हमारा मीडियन। सो ये 150/2 दैट इज 75। ओके, 75 इज द मीडियन। जब भी इवन डाटा है तब, ऑड के केस में तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली बीच में एक वैल्यू आ जाएगी। ओके, देखो ये वाला है एक क्वेश्चन। 10 ऑब्जर्वेशन है, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज किए गए हैं। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज किए गए हैं और मीडियन 11 है ऐसा बोला गया है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इवन नंबर है बेटा, इवन नंबर यानी इधर से 4 हट गए, इधर से 4 हट गए, ये दोनों हमारे काम के हैं। मीडियन दिया है मतलब x + 1 प्लस x + 3 अपॉन 2 की वैल्यू 11 दी हुई है, करेक्ट। सो इट इज नथिंग बट 2x 3 + 1 4 इज इक्वल्स टू 22। तो 2x इज इक्वल्स टू 22 - 4 18, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 9। ओके, वैल्यू ऑफ x इज 9। गॉट इट? नेक्स्ट इज मोड। सो मोड इज अगेन सिंपल वन। क्यों? क्योंकि मोड में क्या होता है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कुछ नहीं। हमें बस ये देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। ठीक है, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वो हमारा मोड होगा। ओके, सो द वैल्यू विच विल गेट रिपीटेड मेनी टाइम्स, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो हमारा मोड है। ओके, तो सी बेटा यहाँ पे ये वैल्यूज दी हुई है और हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है? देखो 90 एक बार, 62 बार, 100 1 2 3, 100 इज रिपीटिंग 3 टाइम्स। 100 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसीलिए मोड क्या हो जाएगा? मोड इज 100। खत्म, टाटा बाय बाय, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो आपको गिवन डाटा में से ये चेक करना है कि कौन सा नंबर या कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। जो रिपीट होगा वही हमारा मोड हो जाएगा। ओके, चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे भी मोड पूछा गया है, तो देखो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। 42 2 बार। ठीक है, चलो साथ में लिखते हैं। 40 1 बार, उसके बाद 35 कितने बार आ रहा है? 1 2 बार। देन 42 कितने बार आ रहा है बेटा? 42 1 और 2 बार। 42 भी 2 बार आ रहा है। 43 इज वंस ओनली। उसके बाद 37 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 3 बार आ रहा है। फिर 35 हो चुका है हमारा, इधर 42 हो गया है। मतलब सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 37 रिपीट हो रहा है। इसीलिए मोड क्या हो गया बेटा? मोड इज 37। दैट्स इट। इतना ज्यादा इजी है मोड कैलकुलेट करना। ओके, तो मीडियन और मोड काफी ज्यादा इजी है। मीन के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें आ जाएगी इजीली। तो क्या क्या पढ़ा बेटा हमने स्टैटिस्टिक्स में? सबसे पहले हमने पढ़े बार डायग्राम और परसेंटेज बार डायग्राम, है ना।
कि कैसे हम दो वैल्यूज को बार डायग्राम में, सब डिवाइडेड बार डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज ऑल्सो। फिर हमने पढ़े ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, है ना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिंपल कि एक एक वैल्यू लिखो, उनकी फ्रीक्वेंसी लिखो। बट ग्रुप के केस में जब बहुत ज्यादा वैल्यूज है तो ग्रुपिंग करेंगे, और ग्रुप में दो कैटेगरी आती है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव डिस्क्रीट क्लास, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस क्लास, ठीक है। इंक्लूसिव में दोनों वैल्यू इंक्लूड होगी, एक्सक्लूसिव में सिर्फ लोअर वैल्यू इंक्लूड होगी, अपर वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। तो इसको निकालने के बाद कुछ हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़े, विच इज लेस देन टाइप और मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड देन वी लर्न अबाउट मीन, मोड एंड मीडियन। सो इतने सारे टॉपिक थे ये चैप्टर में, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बट आप जब प्रैक्टिस करोगे जो छोटे मोटे कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है बेटा। बस कैलकुलेशन ज़्यादा है और बहुत संभल के डाटा को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि गड़बड़ होने के चांसेस भी इसमें बहुत ज़्यादा है। ओके, तो व्हाट्स द होमवर्क? प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना है सारे। ओके, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना है सारे के सारे, और जो स्लाइड पे के होमवर्क है, ठीक है, जो जो आपको कंप्लीट करने बोले गए हैं वो भी आपको कंप्लीट करना है बेटा, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हमने एक और चैप्टर यहाँ पे कर दिया है खत्म। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर, बाय।